विंडो भी आज की आवश्यकता है। इसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आपकी जानकारी में नहीं है। आप उसके लिए प्रयत्नशील भी है, पर आज आवश्यकता है उसके लिए जिद करने की, आपको अपना रौद्र रूप दिखाने की। मान्यवर, इसी के मैं साथ में आपको आमंत्रित करता हूं एक ऐसे समाज को संबोधित करने को जो दिल की गहराई से आपको चाहता है, देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु बेचैन है और इस राष्ट्र को एक वैश्विक महाशक्ति बनाने के रूप में विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है। धन्यवाद। जय महेश। उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज के इस कठिन स्थिति में हम लोग इस संघर्ष करेंगे और विजयी होंगे, इस विश्वास के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। कोरोना का संकट केवल भारत पर है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व पर है और उसकी इस संकट ने काफ़ी बर्बादी भी की है। स्वाभाविक रूप से आज हम सब लोग इससे चिंतित हैं। भय, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, ये समाज में हमने निर्माण नहीं होने चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए और इसमें आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी रहेगी। कुछ लोग निराशा के कारण, भय के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारे माइग्रेंट लेबर मुंबई से लखनऊ और पटना की तरफ पैदल निकल गए, क्योंकि उनके सबके मन में एक डर पैदा हुआ, एक निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डर, फियर, ये हमारा बहुत नुकसान करेगा। तो देश के रूप में और समाज के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आत्मविश्वास को कैसे निर्माण करें, सकारात्मकता और पॉजिटिविटी को कैसे निर्माण करें, ताकि हम सब लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, हमारी भी चिंता करें, अपनी भी चिंता करें और समाज की भी चिंता करें। और इसलिए सबसे आवश्यक है कि हम लोगों को समाज में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि 47 के पहले का हमारा इतिहास और 47 के बाद का इतिहास, हमारे देश ने, हमारे समाज ने अनेक संकटों को झेला है। 47 के बाद आपको पता है कि हमारी 3 लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, 1 लड़ाई चीन के साथ हुई। भूकंप हो, प्रलय हो, बाढ़ हो, बादल फटे हो, नक्सलिस्ट, माओइस्ट, नक्सलवाद का हमने सामना किया, आतंकवादियों के अनेक संकटों को हमने झेलकर उनका प्रतिकार किया और ऐसे संकट, आर्थिक संकट भी आए, आपत्ति आई और कभी आसमानी संकट भी थे, कभी सुल्तानी संकट भी थे। पर देश का इतिहास यही बताता है कि हम संकटों पर मात करके विजयी हुए हैं और इसलिए इन संकटों का सामना करते हुए हम विजयी होंगे, ये निश्चित है। और इसी बात के लिए हमारे समाज में आत्मविश्वास और पॉजिटिवनेस, सकारात्मकता हम सबको निर्माण करनी होगी, हमारे बातचीत से, हमारी चर्चा से और हमारी व्यवहार से। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस संकट में हम सबकी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये संकट आज हमारे सामने है, इसका अभी वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है। आपको पता होगा कि पुराने समय में प्लेग आया, कभी कॉलरा आए, गैस्ट्रोज आए, अनेक प्रकार के, कभी डेंगू आया, फ्लू आया, दुनिया भर के रोग हमने देखे हैं। पर हमारे लोगों ने उसके ऊपर वैक्सीन ढूंढा और हमने उसका प्रतिकार भी किया है। आज टीबी जैसा रोग एक समय बहुत गंभीर था, प्लेग आया हुआ था, पर आज हमारे मेडिकल साइंस में हमारे लोगों ने काम करके आज उसके सबके उपाय ढूंढे हैं। आज हमारे देश के साइंटिस्ट भी इसके पीछे लगे हैं, दुनिया के साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा, जल्दी ही हमको वैक्सीन मिल जाएगा। और अगर एक बार वैक्सीन मिल जाएगा तो हम सब प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और जब तक ये वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमको सबको प्रोटेक्ट करना है, उनका रक्षण करना है।
और इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोविड-19। कोविड-19 के साथ जीवन जीने की एक पद्धति जो अभी विकसित हुई है उसको हमें समझना होगा। हमारे घर में बाहर जाते समय आते समय हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि लगातार अपना हाथ हम साबुन से या सैनिटाइज़र से बार बार साफ करें, मास्क लगा कर ही बाहर जाएं, और जब भी कोई कार्यक्रम होता है मिलते किसी से तो साधारण 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि इसका संक्रमण ना हो। इसको हम लाइटली ना लें। छोटी सी बात जो होती है वो ऐसा एक कहावत है अंग्रेजी में, एक स्पार्क निगलेक्टेड बर्न द हाउस। एक ठिनगी को उसी समय अगर हम नहीं दबा देंगे तो वो हमारे घर को जला देती है। ये उसी प्रकार की ये कोविड-19 की बीमारी है, और विशेष रूप से 60 साल के ऊपर जो है उनके लिए तो और अड़चन की है। तो सेफ भी रहना है और लोगों को भी सुरक्षित करने के लिए उनको समझाना भी है, बताना भी है। कई बहनें होंगी तो बाकी महिलाओं को वो समझाए, बाकी लोगों को समझाए। लोग क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में लाइटली क्या होता है वाली बात जो होती है वो बड़ी अड़चन की है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आप व्यक्तिगत रूप से भी रहें और अपने मित्र परिवारों को भी सुरक्षित रखने के लिए उनसे भी निश्चित रूप से हिम्मत दीजिए। सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिवनेस के साथ हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, विजयी होंगे। और मैं याद करता हूँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक सुंदर गीत था कि कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, और उसी प्रकार से एक गीत मैं अक्सर याद करता हूँ। बहुत अच्छे कवि थे, उनकी कविता थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और दूसरी जो कविता थी कि हम होंगे कामयाब। तो मुझे लगता है यही स्पिरिट समाज में निर्माण करने में हम सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो समाज में समाज को दिशा देने का काम करते हैं, समाज को संस्कारित करने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा होती है। आपका समाज बहुत जागृत है, आर्थिक दृष्टि से प्रगतिशील है, समृद्ध है, संपन्न है, और इसलिए समाज को इस प्रकार के इसमें हम लोग उनके साथ मिलकर उनको ये दिशा देने में हम लोग कामयाब होंगे, ये भी आवश्यक है। हमारी लड़ाई आर्थिक लड़ाई भी है, और ये जो आर्थिक लड़ाई है ये भी बहुत कठिन है। कोविड-19 के पहले भी हम लोग आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे, और हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, दुष्काळात 13वां महीना, यानी पहले ही सूखा था और 13वां महीना और ऐसा आ गया कि जो हमारे लिए संकट का है, तो ये कोविड-19 आ गए। तो स्वाभाविक रूप से हम एक थोड़े से कठिन और चैलेंजिंग स्थिति से चल रहे हैं। इस स्थिति से बाहर आने की हमको सबको कोशिश करनी है। मैं जब लोगों को मिलता हूँ, आप लोगों के भी साथ जो होता है, बोलता है ये पावर का रेट कम करो, ये टैक्स का रेट कम करो, ये डकाना रेट कम करो, ये सहूलियत दो, वो सहूलियत दो। स्वाभाविक रूप से ये लोग कहते भी और वो सही भी है, उसमें कोई गलती नहीं है। पर इस समय ऐसा है कि सभी लोग अड़चन में हैं। कुछ राज्य सरकारें ऐसी है कि उनको अगले माह की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। भारत सरकार का रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। विशेष रूप से उद्योग जो है वो बहुत अड़चन में है। और इतना ही नहीं तो हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान, उनकी भी स्थिति बहुत ख़राब है। माइग्रेंट लेबर को आपको पता है कि उनकी हालत कैसी बनी हुई है। तो इस बार राज्य सरकार, भारत सरकार, एमएसएमई, उद्योजक, व्यापारी, ट्रेडर, लेबर, इस समय अड़चन में कौन नहीं है? सभी लोग अड़चन में हैं, और इसलिए सरकार आपके साथ है। पर सरकार, राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, आखिर एक चीज़ तो सच है कि सब बातों के नाटक हो सकते हैं, पैसे का नाटक नहीं हो सकता। पैसा ही पैसे का काम करता है। तो सबके सामने मर्यादा है, इसलिए जितना कुछ हो सकता है वो हमारी मर्यादा में रहकर हमको, जैसे हम लोग शिखर पर चढ़ते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ पर चढ़ते हैं। एक फिसलता है तो दूसरा संभालता है, दूसरा फिसलता है, तीसरा संभालता है। तो हमको सब स्टेक होल्डर को हाथ में हाथ डालकर ऊपर जाना है इच्छित स्थल पर। तो जो फिसलेगा उसको हम संभाल लेंगे, ऐसा समझ के आगे जाना है, एक दूसरे की मदद करते हुए। और इसलिए सरकार भी निर्णय कर रही है, सरकार भी काफ़ी कर रही है निर्णय। फिर भी इसके समय भी लोगों की अपेक्षा भी स्वाभाविक है, ज़्यादा है।
इसमें से हमको इस संघर्ष से आगे निकाल कर हमको आगे जाना होगा। हमारे देश में आज हमारा जो जीडीपी है वो करीब 16% तक एग्रीकल्चर और उसके एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज से आता है। करीब 22 से 24% जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है और 52 से 54%, 56% तक हमारे सर्विस सेक्टर से आता है। इसमें जो हमारा पॉपुलेशन है वो 65 to 70% रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल, जंगल में है और यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी भी है और यहाँ पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम है और देश के जीडीपी में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत नेग्लिजिबल है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जब तक इस सेक्टर में एग्रीकल्चर, ट्राइबल, रूरल और इसमें 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है उनको हम जब तक वहाँ का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट और उसके साथ साथ वहाँ रोजगार निर्माण नहीं करते तब तक देश प्रगति और विकास की ओर नहीं जा सकता। हमें ये तय करना होगा कि हम इस क्षेत्र में, जैसे हमारे बैकवर्ड एरिया में ट्राइबल एरिया है जो जंगल में है, तो जंगल पर आधारित क्या कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि हमने हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स ये जट्रोफा ऑयल से तैयार किए हुए एविएशन फ्यूल पर चला है। मैंने खुद इनिशिएटिव लिया और हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज़ देहरादून से दिल्ली 25% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। अभी हम लोग 7 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पर मेरा पूरा विश्वास है कि ये पूरा हमारे देश के किसान कर सकते हैं, जंगलों में आदिवासी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारी ग्रोथ बढ़ाई जा सकती है। हमारे यहाँ जानवरों के लिए नेपियर ग्रास लगाया जाता है, तो बीच में मैंने कहा था नेपियर ग्रास को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन तैयार करके CO2 अलग करके बायो CNG से ट्रक और बसेस चल सकती है क्या। हमारा जो वेस्ट वाटर है, जो कचरा है, उसमें से ऑर्गेनिक वेस्ट अलग निकालकर बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकालकर मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG पर चल सकता है क्या। अभी हम नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हम लोग पूरा सीवेज का पानी, टॉयलेट का पानी बेचते हैं साफ करके। तो जब 7-8 साल पहले मैंने कहा था लोग हंसते थे। आज हमको 325 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं जो शहर का टॉयलेट का पानी हम बेचते हैं उससे मिलते हैं। वहाँ 7 बायोडाइजेस्टर और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसी से अब ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट डालकर और गंदा पानी जो है उससे मीथेन निकाल कर ये हो सकता है क्या। तो ये संभव है और इसलिए हमारे साइंटिस्ट काफ़ी यशस्वी रूप से काम कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो वेस्ट टू वेल्थ, इसमें से हमारी एंटरप्रेन्योरशिप हमारे लोगों में इतनी है कि उनमें ताकत है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो वेस्ट है, नो वन इज़ वेस्ट, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप एंड विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं मैं देखता हूँ और मुझे पुराने कपड़े के साथ उसकी अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाने वाले अनेक प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं। कोई चीज़ वेस्ट नहीं है। और ये जो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को हम नॉलेज कहते हैं, दैट कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और इसमें आप सबके जीवन में आप जैसे उद्यमी लोग बहुत काम करते हैं, मुझे पता है। उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, इसमें काफ़ी लोग पढ़ते हैं, पर उद्यमशीलता ये बहुत बड़ी है, एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, पर आपके पास है। आपके पूर्वज जो है कोई ना कोई इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर है कि उन्होंने कठिनाइयों से अपने घर परिवार को खड़ा किया है। और इसका सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से ज़्यादा उनके पास जो एंटरप्रेन्योरशिप थी, उस एंटरप्रेन्योरशिप ने उनको बड़ा बनाया। कहीं नहीं था, कुछ नहीं था, एक आधे गाँव में चले गए, छोटे घर में रहते थे, पैसा भी नहीं था, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, बैकिंग भी नहीं था, पर उनकी उद्यमशीलता ने, एंटरप्रेन्योरशिप ने आज उनके गांव में सबसे बड़ा उद्योग उनका है। ऐसे आप में से अनेक लोगों की कहानी मैंने नज़दीक से देखी है। कोई तो भी छोटे गांव से आए और बड़े हो गए। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ज़रूरत है रोजगार निर्माण करना। और रोजगार निर्माण किए बिना गरीबी नहीं हटेगी। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी संभव नहीं है।
और इसलिए अलग अलग प्रकार के मटेरियल, वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके हमारी अलग अलग प्रकार की कलाओं का विकसित करके, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी ग्रामोद्योग है, बहुत सी है, और इन सब को विकसित करते हुए हम लोग निश्चित रूप से, मैं जोधपुर में गया था, वहाँ भंगार की चीज़ों से बनाकर वो इतनी चीज़ें बनाते हैं, करीब 1200-1400 करोड़ का एक्सपोर्ट वहाँ से होता है। तो मुझे लगता है अनेक गांव ऐसे हैं, कोई पीतल में काम करता है, कोई लकड़ी में काम करते हैं, फर्नीचर में। अब देखो आज चाइना में फर्नीचर में कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बने, कार में भी आप देखो कैसे एक से एक डिज़ाइंस आए। और चेंज परिवर्तन ये व्यक्ति का स्वभाव है। मैं याद करता हूँ जब मैं 75-76 में मैट्रिक की परीक्षा दे रहा था तो इमरजेंसी आई थी उस समय। तो मुझे याद है उस समय हमारे यहाँ 2 ही गाड़ियाँ थी, एम्बेसडर और फियाट। तो संजय गांधी ने एक मारुति करके गाड़ी खोलने का, तैयार करने का तय किया था, और इमरजेंसी फिर इंदिरा जी ने वो मारुति को सुजुकी के साथ मर्ज कर दिया, जापानी कंपनी के साथ, और सुजुकी आई। तब वो एक छोटी सी मारुति 800 गाड़ी नहीं आई थी, वो बड़ा आकर्षण रहता था। मेरे मित्र है रमेश मंत्री, आपके मेंबर हैं, तो उन्होंने वो एक छोटी सी सुजुकी मारुति की 800 गाड़ी ली थी। बैठने में मुश्किल लगता था, वो बहुत ऊंचे, पर फिर भी वो गाड़ी बड़े इससे चलाते थे, तो मैं भी बैठता था तो लगता था क्या गाड़ी बनाई। अब वो छोटी सी डब्बी जैसी गाड़ी थी, टेक्नोलॉजी आई, और पूरे सुजुकी के कारण, मारुति के कारण इतना बड़ा चेंज हुआ कि अब हिंदुस्तान में वर्ल्ड की सब गाड़ियाँ आई है। मर्सिडीज आई है, हुंडई आई है, टोयोटो आई है, होंडा आई है, BMW आई है, दुनिया के सब ब्रांड अब ऑटोमोबाइल के इंडिया में आए हैं। मैंने एक बार आनंद महिंद्रा जी को और रतन टाटा को कहा था कि आप लोग कॉस्ट सेंट्रिक बने, अगर आप क्वालिटी सेंट्रिक बनते तो ये विदेशी कंपनियां क्यों आती। हमारी एम्बेसडर गाड़ी अच्छी थी, पर कभी कोई चेंज नहीं किया मॉडल में उन्होंने, वैसे ही सरकार में खरीदी की जाती थी, वो वैसे ही रखते थे। एम्बेसडर नहीं बदली तो वो आगे नहीं चल पाए, फियाट नहीं बदली, आगे नहीं चल पाए। और जैसे जैसे बदल होते गया, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना चेंज हुआ है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। 4.5 लाख करोड़ का हमारा टर्नओवर है, 1,45,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है, और इस इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है। अब हम लोग इथे इलेक्ट्रिक पर व्हीकल ला रहे, इलेक्ट्रिक। अभी मैंने ही 2 दिन पहले, 8 दिन पहले हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रिक का SUV ली, उसको लॉन्च भी मैंने किया था। तो मैंने कहा ये मुझे लेना है, बहुत अच्छी है। तो अभी वो हमारे घर में ही चार्ज होती है, और अब स्थिति ऐसी आई कि पेट्रोल के गाड़ी का जहाँ 10 रुपये खर्चा था, इसका 700 रुपये खर्चा है, 600-700 रुपये, कोई खर्चा ही नहीं है। मेंटेनेंस भी लगेगा नहीं, क्योंकि ना CO2 आता है, ना कोई काला होता है, ना पीला होता है, ना कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई, तो कहीं ना कहीं आज लोग नई चीज़ चाहते हैं, और इसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसी को हम लोग, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए प्रेरित करती है। और यही बात होती है कि इससे अनुभव से बहुत सी चीज़ें करने को मिलती है। और मैं आपको बताता हूँ, ये साहिबगंज करके, ये झारखंड में एक जगह है जहाँ गंगा पर एक पुल बनाना था। 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन किया, 1-1.5 साल हुए, पर वो लगातार टेंडर में गड़बड़ी होती गई। एक बार 2400 करोड़ उसका ये आया, बीड़ आया। तो फिर मैंने उनको कहा कि फिर वो चाइनीज़ कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करना पड़ा, क्योंकि हमारे नियम ही ऐसे थे। फिर ये परिस्थिति आई, तो हमने कहा चाइनीज़ वालों को काम नहीं देंगे। तो मैंने हमारे सेक्रेटरी को कहा कि आप एक काम करिए कि इंडियन कंपनी को आप 10 गुना कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। बोले ये कैसे होगा? मैंने बोला कुछ नहीं, आखिर वही केवल नाम के लिए लेते हैं जॉइंट वेंचर, ये कर सकेंगे। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ तैयार हो गई। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि जो 2400 करोड़ का टेंडर था, वो कल 1700 करोड़ में हमने बनाया, तो 700 करोड़ बच गए। अभी हम लोग एक 8000 करोड़ की टनल बना रहे हैं लद्दाख और लेह को जोड़ने के लिए, जोजिला। तो फिर मैंने कहा इसको पूरा, हमने ओबेरा होटल में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस ली, देश भर के छोटे छोटे टनल कॉन्ट्रैक्टर को बोला। मैंने उनको कहा आप क्यों नहीं आगे आते, आप आगे आइए। टेक्नोलॉजी के लिए किसी फॉरेन कंसल्टेंट की मदद नहीं, पर हमारे लोग कर सकते हैं। अभी वो टनल इंडिया के ही कॉन्ट्रैक्टर को अभी हम उसका टेंडर निकाला है। मेरा विश्वास है 5,500-6,000 करोड़ में टनल हो जाएगी, तो हम फिर 2,000 करोड़ बचाएंगे।
तो कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हमारे लोग बहुत काबिलियत रखते हैं। आवश्यकता है उनको प्रोत्साहन देने की, पॉजिटिविटी के साथ, सरकार ने, समाज ने उनके साथ खड़े होने की, और निश्चित रूप से हम ये काम कर सकते हैं। और इसलिए आज के स्थिति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी जब तक नहीं आएगी तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा। मार्केट में डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और डिमांड बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। और इसलिए अभी हमने योजना तैयार की है कि हमारे एमएसएमई को हमने फंड्स ऑफ फंड तैयार किया है, और वो 50,000 करोड़ का फंड दिया हुआ है। अब उसमें से अभी हमने एक ऑटोनॉमस बोर्ड भी बना रहे हैं, और हम लोग जो एमएसएमई का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, यानी बैंक टर्नओवर, जीएसटी और इनकम टैक्स, और जिनके साथ वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको हम छोटे से सिंपल मेथोडोलॉजी से उनका रेटिंग करेंगे, और 15 करोड़ तक हम इक्विटी देंगे, और वो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ से पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे। मैं अभी ये वेबिनार कर रहा हूँ, मैं अमेरिकन इन्वेस्टर 10,000 थे, उनके साथ बात की, मैंने कहा एमएसएमई में इन्वेस्ट करो। फिर दुबई के इन्वेस्टर करीब 8-10 हज़ार थे, उनसे मैंने बात की। ऑस्ट्रेलिया के, खूब दुनिया के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। अब वर्ल्ड में 2% इंटरेस्ट, बैंक में तो डिपॉजिट पैसे इंटरेस्ट है 1%, 1.5% मिलता है। हमारे देश में बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो 6-7% मिलता है। तो आज हमारे देश में रिटर्न्स ज़्यादा मिलता है, तो ये सब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे एमएसएमई में वो कैपेबिलिटी है, और इसलिए अब हम लोग बड़े प्रमाण पर हमारे एमएसएमई में, हमारे एनबीएफसी में, हमारी बैंकों में हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी लाएं। इस समय बड़े प्रमाण पर इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसी लाएं। एफडीआई 100% अलाउड है, ताकि हमारे देश में लिक्विडिटी बढ़े। मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि टोटल हमारे देश का सकल उत्पन्न 200 लाख करोड़ है, उसमें से 10% हमने जीडीपी जो 10% पैकेज दे दिया है 20 लाख करोड़ का। और अनुमान ये है कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का जो बजट है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं, मैं तो नहीं हूँ, वो कहते हैं कि 10 लाख करोड़ बजट डेफिसिट आएगा। तो इस स्थिति में हमारे देश में फॉरेन इक्विटी बड़े प्रमाण पर लाना बहुत आवश्यक है। एमएसएमई में, बैंकों में, एनबीएफसीज में, रोड सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, अब सब जगह पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए। हमारे इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, और ये करने से ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और आप जैसे लोगों को विशेष रूप से मेरा अनुरोध है कि जो हमारी विलेज इंडस्ट्री है, जिसका टर्नओवर अभी हमारा 88,000 करोड़ पिछले मार्च तक हुआ, तो वो टर्नओवर हम 2 साल में 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। और इसलिए विलेज इंडस्ट्री में जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारे अलग अलग प्रकार की बहुत सी बातें, अभी ये एग्रो एमएसएमईज की बात हमने की है, ये फॉरेस्ट एमएसएमई, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधारित एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हम विकसित कर सकते हैं। और वहाँ का उपयोग करके हम लोग निश्चित रूप से हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता का जो संबंध होता है, वो स्वाभाविक रूप से हमारे देश को, सभी लोगों को सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी हमको प्रस्तावित करनी होगी, और इसके लिए रोजगार निर्माण करना होगा। और रोजगार निर्माण करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट को घटाना पड़ेगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और वैसे ही हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी कुछ बातें ऐसी है कि आज की परिस्थिति में वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, सब दुनिया चाहती है भारत ये अच्छा विकल्प है, और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग कोऑपरेटिव में एक स्टोर चलाते हैं, तो हमारा करीब 6,000 लोग मेंबर हैं। तो ये कोविड के पीरियड में जब से शुरू हुआ, तो हमारा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए महीने का था, तो वो 3 करोड़ हो गया। तो ये 4 महीने में वो स्टोर ने अच्छे पैसे कमाई, क्योंकि वैसे कोऑपरेटिव में है, तो वो बहुत खुश है, क्योंकि दुकानें बंद है तो वो उसको परमिशन मिली, तो वो अच्छा चलने लगा, तो 3 गुना उसका टर्नओवर हो गया। तो अभी किसका फ़ायदा होता है कहाँ, ये कोई बता नहीं सकता, ये तो दिमाग की बात होती है। और इसलिए आज के भी स्थिति में भी हम पीपी किट 2 महीने पहले हमने चाइना से स्पेशल फ़्लाइट से लाई थी। फिर मैं एमएसएमई मंत्रियों खूब पीछे पड़ा
कि सबको कहा कि आप पीपी किट बनाओ। अभी हम 5 से 6 लाख पीपी किट रोज बना रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने का काम शुरू हो गया, परमिशन मिल गई। अभी मास्क बनाने के लिए हम इतने बना रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट की परमिशन उसको दे रहे हैं। अभी हमने सैनिटाइज़र आया शुरुआत में तो 1200 रुपये लीटर भाव हुआ। तो मैंने कहा ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ भी अल्कोहल बनता है। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर, सब शुगर वालों को मैंने फ़ोन किया, एमएससी को, भाई सैनिटाइज़र बनाओ। और मैंने कहा ये करते हुए हमने 160 रुपये लीटर भाव घोषित कर दिया और पूरा मार्केट ख़राब कर दिया। अब 160 रुपये लीटर में इतना सैनिटाइज़र मिल रहा है कि अच्छे क्वालिटी का 70-80% अल्कोहल डाल के 80% वो बन रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे में सब काबिलियत है और प्रोडक्शन बढ़ाने की है, टेक्नोलॉजी की है, मैनेजमेंट की है और ये सब करने की क्षमता है। और दिमाग हमारा तो, आप लोगों का तो बहुत ही अच्छा दिमाग चलता है। आपको बराबर समझ में आता है, आप कचरे से भी सोना निकाल सकते हो और ये आपका एक्सपीरियंस ही अच्छी बात है। तो ऐसी अनेक बातें हैं जो हम कर सकते हैं और मुझे लगता है ये धीरे धीरे करने से ही इकोनॉमी मजबूत होगी। इकोनॉमी को मजबूत करना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को सबको मुक्ति दिलाना, यही तो आत्मनिर्भरता है। आर्थिक स्वावलंबन सबका हो, सबको रोजी रोटी मिले, घर मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, अच्छा जीने का मार्ग मिले, अच्छे हाईवेज मिले सब प्रकार का, ताकि सब प्रकार के लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक बातें हमारे देश में अगर निर्माण होगी, हमारे अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छे हेल्थ सर्विसेज होगी, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे। हमारे यहाँ बड़े बड़े अभी दुनिया के लोग हमारे ऑपरेशन करने के लिए आते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल से डॉक्टर्स हुशार हैं, तो क्यों नहीं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में डंका पीट रहे हैं। तो हम धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में हम आगे नंबर 1 पर पहुँचे, सुपर इकोनॉमिक पावर बने, इंपोर्ट को कम करें, एक्सपोर्ट को बढ़ाए, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करें, गाँव को भी समृद्ध बनाए, संपन्न बनाए, शक्तिशाली बनाए, जंगल में रहने वाले लोगों को भी शक्तिशाली बनाए, उनको भी अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए ताकि उनकी भी तरक्की और विकास होना चाहिए। यही कल्पना आत्मनिर्भर भारत की है और इसलिए आज बड़े प्रमाण पर अनेक क्षेत्रों में ये कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसकी योजना बनी है और प्रधानमंत्री जी ने, उनकी इच्छा है कि हम लोग करीब 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये कठिन है पर असंभव नहीं है और ये करने के लिए पूरे लोगों को, पूरे स्टेक होल्डर्स को, सबको मिलकर प्रयास करने होंगे और सबके सामूहिक प्रयासों से ही ये चित्र बदलेगा। ये संकट के समय में इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम कोविड-19 के संकट पर भी मात करेंगे और उसके साथ साथ आर्थिक लड़ाई भी हम जीतेंगे। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनेंगे। एक इसके लिए निश्चित रूप से प्रगति और विकास करने के लिए किन किन क्षेत्रों में क्या क्या हो सकता है, ये आप जैसे लोगों को मैंने बताने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से इसमें एक विजन के साथ जो काम करेंगे वो देश के लिए मजबूती देने वाला होगा और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कुछ बातों के बारे में, जैसे जैसे आज उद्योग व्यापार क्षेत्र में समस्या है, निश्चित रूप से उसको सुलझाने में सरकार आपका साथी है। जो जो हमको संभव होगा उन चीज़ों को करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सुरक्षित रहे, आपकी चिंता रहे और बाकी भी समाज बंधुओं को भी आप सुरक्षित रखने के लिए उनको भी बढ़ाए, पॉजिटिविटी को बढ़ाए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन जैसा हमेशा आप देते हैं और आपके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि केवल सपने देखते नहीं है, स्वप्न दृष्टा नहीं है, उनको यथार्थ में आप चरितार्थ करते हैं। कुछ प्रश्न आपके लिए जो विभिन्न उद्योग क्षेत्र से आए हैं, उन प्रश्नों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एक प्रश्न कि जिस तरह से एमएसएमई की लिमिट को 100 टर्नओवर को 250 से 400 करोड़ रुपया यदि किया जाए तो एमएसएमई को सुविधा बढ़ेगी, ऐसा समाज के और उद्योग क्षेत्र के कई लोगों ने ये प्रश्न किया है कि यदि इस लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान में
जो समस्याएं हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए जो R&D के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता है। आपकी बात को समझ गया, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एमएसएमई के पहले क्लासिफिकेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दो अलग अलग थे। अभी हम दोनों को मर्ज करके मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक ही तैयार किया है। इसमें माइक्रो में इन्वेस्टमेंट में क्राइटेरिया जो था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, इसका अर्थ है इन्वेस्टमेंट थी 25 लाख, वो हमने 1 करोड़ की है माइक्रो में। टर्नओवर था 10 लाख, वो किया है 5 करोड़। फिर स्मॉल में इन्वेस्टमेंट थी 5 करोड़, वो अब 10 करोड़ की है। और टर्नओवर जो 2 करोड़ था वो 50 करोड़ किया है। मीडियम में इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़, वो अभी हमने 50 करोड़ की है। और टर्नओवर जो 5 करोड़ था वो 250 करोड़ किया है। अब देखो 5 करोड़ कहाँ और 250 करोड़ कहाँ। और अभी हमने उसमें से एक्सपोर्ट को निकाल दिया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत 14 साल से मांग थी, पहले बार ये हुआ है। इसका पूरा बेनिफिट अब सब एमएसएमई बनेंगे तो इंटरेस्ट से लेकर दुनिया भर की सहूलतें उनको सब मिलेगी। अब ये बहुत दिनों के बाद यही इतनी बड़ी जंप मारी है। अब मुझे लगता है कि अभी इससे साथ बढ़ाना मुश्किल होगा। और ये करते समय मैंने एक्सपोर्टर, एमएसएमई अनेक लोगों से चर्चाएं की है। और ये इसी एक निर्णय ने ही पूरे एमएसएमई सेक्टर की पूरे तस्वीर को बदली है। तो अभी तो इससे ज़्यादा बढ़ाना संभव नहीं होगा, पर ये निश्चित रूप से हमने एक्सपोर्ट का टर्नओवर भी इससे निकाल दिया है। यानी 250 करोड़ के बाद एक्सपोर्ट का टर्नओवर भी होगा तो वो भी निकल दिया है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा है। इसका भी 2-3-4 साल हम देखेंगे, उसके बाद करना उचित होगा। निश्चित रूप से आपने इस कार्य को किया है, इसके लिए धन्यवाद है। हमारी अपेक्षा आपके सामने रखी है। एक प्रश्न उद्योग क्षेत्र से है कि जो घोषणाएं सरकार ने अभी उद्योग क्षेत्र को राहत के लिए की है, लगभग 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसका जिक्र आपने किया है, नीचे के लेवल पर जो शेड्यूल बैंक्स है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो उनको ठीक तरीके से अभी उस लाभ को आगे पास ऑन नहीं कर पा रही है। उद्योगपतियों को सामान्यतः समस्याएं आ रही है, तो उसमें आपका ध्यान आकर्षण या आपके मंत्रालय उस पर डायरेक्शन देवे। और एक प्रश्न और मैं आपको रख दूं ताकि आप साथ में उसका जवाब कर दें। राजेश मालपानी जी, ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन ने ये प्रश्न किया है, थ्रू देयर इज रूफटॉप सोलर पॉलिसी in most of plant the roof land area is not sufficient which can take care of entire power requirement. In case of MSME wish to put project for away from the industry, heavy open access charge and transmission and billing laws are applicable. This makes such investment on wind or solar project unviable. Request hereby made to reduce the electric charges as well as the reduce the open access charges for self consumption और थर्ड पार्टी पावर सेल फॉर एमएसएमई। सर देखिए, इसमें पावर ये विषय राज्य सरकार का है और राज्य सरकार में आपकी बात बिल्कुल सही है। इस सेक्टर में रिफॉर्म होने चाहिए। और जैसे आपके घर पर आपने सुबह आपके घर पर ऊपर या गोडाउन के ऊपर अगर पूरा सोलर पैनल लगा दिया तो आपके मीटर में जैसे बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं उतने यूनिट डिपॉजिट होंगे और उस प्रकार से जितना आप खर्चा करोगे उस हिसाब से फाइनल बिल आपको आएगा। तो इससे बड़े प्रमाण पर सोलर पावर हो सकती है। पर यह करने में जो राज्य सरकार के डिस्कॉम है वो अलग अलग प्रकार के चार्जेस लगाते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। पर यह डिस्कॉम जो है ये भी बुरी तरह से अड़चन में है। उत्तर प्रदेश का 70,000 करोड़ से घाटा है, राजस्थान का 90,000 करोड़ घाटा है, महाराष्ट्र का 80,000 करोड़ घाटा है। तो स्वाभाविक रूप से वो क्या करते हैं कि इंडस्ट्री का टैरिफ बढ़ाते हैं और फिर एग्रीकल्चर और बाकी को सस्ते में देते हैं। तो बीच में एक योजना मैंने तैयार करके भी महाराष्ट्र में दी थी, हमारे ऊर्जा मंत्री यहाँ के थे। तो वैसी थी कि भाई जो वेस्ट लैंड है उसके ऊपर हम लोग सोलर पार्क डालें और सुबह 8 से लेकर 5 तक वो पावर 2 रुपये 40 पैसे यूनिट मिलती और महाराष्ट्र सरकार जो राज्य सरकार है वो 1-1.5 रुपये उस पर सब्सिडी दे। अभी वो किसानों को जो बिजली जा रही है वो 6 रुपये 6.5 रुपये पड़ रही है। तो 2.5 रुपये के बजाय 1.5 रुपये सरकार भी देगी पर यूनिट, तो 4 रुपये पड़ेगा और वही बिल वसूल करेगा और वही उनका काम होगा। तो ये योजना करने से किसानों का भी फायदा होगा और उनका लॉस भी कम होगा। तो ये धीरे धीरे अब गोडाउन्स बनाने उसके ऊपर रूफटॉप करना, ताकि गोडाउन की सब्सिडी में गोडाउन भी बनेगा और उधर रूफटॉप बनेगा। और हमारे देश में आज लॉजिस्टिक पार्क में बहुत बड़ी आवश्यकता है।
तो ये करना है, पर ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये रिफॉर्म करना होगा। ये भारत सरकार के विचाराधीन सब्जेक्ट है, पर राज्य सरकार और वो मिलकर इसके बारे में एक पॉलिसी बनाने की लगातार प्रयास हो रही है। एक इलेक्ट्रिक बिल भी पास हुआ था, पर राज्य सरकार उसके बारे में उनकी भी भूमिका थोड़ी अलग है, पर हमारे ऊर्जा मंत्री इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक, एनबीएफसीज, प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो हमारे यहाँ एमएसएमई को सबने फाइनेंस किया है। तो सबको हमारे स्कीम्स जो होती है एमएसएमई की, अभी मैंने निर्णय किया है कि अब एमएसएमई का लोन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी देंगी, एनबीएफसी भी देंगी, तो हम उनको अलाउ किया है। तो ये जो रिस्ट्रक्चर की योजना, ये भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी अलाउ करनी चाहिए, ऐसा मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी लिखा है और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, अगर उनसे अनुमति मिल जाएगी तो ये काम हो जाएगा। जहाँ तक इन बैंकों में भी बहुत पैसा है। दूसरी बात, एक क्रेडिट सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमारे यहाँ बड़े बड़े शहरों में ये भी खूब लोन बांटती है, सब्जी वालों को, ई रिक्शा वालों को, छोटे छोटे लोगों को, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। अब ये बंधन बैंक का बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ एक्सपेरिमेंट। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इन सबको इसमें फ़ायदा देना चाहिए। बात आपकी सही है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को भी विनती की है और आगे प्रधानमंत्री से भी बात की है और निश्चित रूप से ये मांग पूरी करने के लिए कोशिश करूँगा। ये जो पैकेज में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो हमने एक चैम्पियन करके पोर्टल खोला है, वेब पोर्टल। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सब लोग मिलकर उस वेब पोर्टल पर आपकी तकरार भेजिए। अभी तक हमने 50-55 हज़ार तकरार रिजॉल्व की है, तो वहाँ उसका मॉनिटरिंग मैं भी करता हूँ। और जहाँ भी बैंक के तरफ से, हमारे मिनिस्ट्री के तरफ से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो आप ज़रूर भेजिए, हम उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही आपकी? नहीं नितिन जी, वे सभी की अपेक्षा ये है कि देश के कानूनों में बहुत बड़ा बदलाव की आवश्यकता है और इस बाबत सारा देश आपकी तरफ निगाह उठा के देखता है। आवाज़ नहीं आ रही। हाँ नमस्कार, नमस्कार नितिन जी, किरण माहेश्वरी बोल रही हूँ। आपने बहुत अच्छी तरीके से सारा डिस्क्राइब किया। आपने वर्चुअल रैलीज के अंदर भी आपने एमएसएमईज को जो इतनी सारी सुविधाएं दी उस सब के बारे में। लेकिन जैसा अभी कहा कि जो बैंक्स का जो कॉर्पोरेशन उतना मिल नहीं पा रहा है, उस पर पूरी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है कि बैंक क्या, क्योंकि जो छोटे छोटे गांव के अंदर जो बैंक्स है वो लोग उतना जो एमएसएमईज को जो 20% बढ़ा के जो उनके आउटस्टैंडिंग के ऊपर दे रहे हैं वो तो हो रहा है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स जो लेकर आ रहे हैं, जो स्टैंडअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया के तहत आ रहे हैं, जो आपने जो अच्छी बात यहाँ पे कही, वो सारी चीजों को अगर वह करना चाहता है तो उसको जो सपोर्ट बैंक का मिलना है, एक तो वो नहीं मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को जो 10,000 की अपन ने घोषणा करी है वो भी हम लोगों को दे नहीं रहे बैंक वाले। वो कहते हैं कि आरबीआई से हमारे पास में लिखित में अभी कोई ऑर्डर ऐसा आए नहीं है जिससे हम लोग दे सकें। अब वो जो भी भ्रम फैला रहे हैं वो नीचे के लेवल पे हो रहा है। लेकिन आपने जैसे कहा कि इस चैंपियन पोर्टल के ऊपर हम लोग रजिस्टर करा दें हमारी ये सब चीजें, तो वो जरूर हम लोग कराएंगे। लेकिन सरकार एक हमारे ही बंधु ने हमें कहा है कि अगर ये जो क्रेडिट फैसिलिटीज और सब्सिडीज जो भी दे रहे हैं हम एमएसएमईज को, उसको अगर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा। SC ST OBC और जो महिलाओं के लिए जो जो भी फैसिलिटीज दे रही हैं इस सब के अंदर, तो उसका एक विशेष अगर किसी पोर्टल के ऊपर अलग से कर दें तो थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा, एक ही जगह देखकर और हम लोग उसकी फैसिलिटीज को अवेल कर पाएंगे। किरण जी, आप जो कह रही वो बिल्कुल सही है। कुछ समस्या है, मेरे भी ध्यान में आई है और हम कोशिश करें उसको रिजॉल्व करने की। इसमें हमने एक वेब पोर्टल खोला है और हमारी एमएसएमई की जितनी योजना है वो कौन से बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में कितने एप्लीकेशन आए, कितने सुलझाए गए, कितना नहीं हुआ। एक बार अशोका होटल में मैंने और निर्मला जी ने सभी बैंकों के चेयरमैन के साथ पूरे देश का रिव्यू किया। फिर उन्होंने जैसे कहा कि टारगेट पूरा हुआ, मैंने टारगेट दिया किसने, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया। फिर 22% एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो उन्होंने कहा हमारे एरिया में नहीं आता, तो मतलब तुम्हारी दूसरी एरिया में बैंक है, वहाँ भेजी क्यों नहीं केस आपने। फिर उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट था। फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई ऑफिसर्स जो थे
उनको भी हमने कहा कि आप जाकर वो पूरा फॉर्मेलिटी पूरी करके उसको सैंक्शन करो। तो ओवरऑल सिस्टम में इसमें कुछ दिक्कतें आती, ये बात सही है, पर अब ऐसा है कि इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री उनका भी रोल होता है, क्योंकि बैंकों को डायरेक्ट उन्हीं की तरफ से इंस्ट्रक्शन जाती है, रिजर्व बैंक की तरफ से जाती है। मैं सबके साथ परस्यू कर रहा हूँ और निश्चित रूप से ये समस्या को सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं आप सबको ये कहूँगा कि ये हमारा जो पोर्टल है चैम्पियन, इसके बाद में जो रिपोर्ट आता है वो हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी पहुँचा देते हैं। तो इसके ऊपर आपकी तकरार जरूर, आपका ग्रीवेंसेस रजिस्टर करिए और निश्चित रूप से हम इसमें ध्यान देंगे और मदद करने की कोशिश करेंगे। एक अंतिम प्रश्न भगवती जी बलदुआ और कार्तिकेय बलदुआ हैदराबाद की तरफ से कि एयर कार्गो जो छोटे उद्योग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको एयर शिपमेंट करना होता है, सरकार ने बाकी सारी वंदे भारत स्कीम और लॉजिस्टिक्स की सारी सुविधाएं की है, लेकिन लघु उद्योगों के लिए जो एयर कार्गो से जो मटेरियल जाता है उसके लिए अभी एडिशनल कार्गो फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है। उसके कारण उन उद्योगों को भारी नुकसान का और काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके संज्ञान में लाने के लिए एक प्रश्न ये आया था, ये आपकी जानकारी है। मैं आपको एक बताता हूँ, इसके ये जो एयर कार्गो भेजने वाले एसोसिएशन के साथ मेरी चर्चा हुई, वेबिनार हुआ था। मैंने उनको एक सुझाव भी दिया था कि हमारे पुराने जो हवाई जहाज़ है उसका कन्वर्शन हम लोग ये इसमें करें कार्गो प्लेन में, और ये भी कर सकते हैं। दूसरी और मिलिट्री से हमारे पुराने कुछ हवाई जहाज़ है उसका भी उपयोग किया जा सकता है क्या। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी एसोसिएशन को ये कहिए कि वो कितना कार्गो, एयर कार्गो से कहाँ कितना सामान कहाँ भेजना चाहती है। अगर उसके बारे में एसोसिएशन कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल देती है तो मैं एविएशन मिनिस्ट्री को कहकर उस लाइन पर स्पेशल फ्लाइट्स छोड़कर बुकिंग करके हम भेजने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस प्रकार की जानकारी अगर दे सकेंगे, अगर वो पूरा फ्लाइट का कैपेसिटी बुक करते होंगे और कहीं उनको लंदन जाना है तो हम लोग उसमें मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बारे में एक पूरा एक अध्ययन करके कहाँ कितने लोगों को कितना माल कहाँ कहाँ भेजना है इसकी नोटिंग करके, और हम तैयार है भेजने के लिए, एयर कार्गो से पैसा भरने के लिए हम तैयार हैं। इसकी जानकारी आप अगर देकर मुझसे बताते हैं तो मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी और एविएशन मंत्री से बात करके स्पेशल फ्लाइट की व्यवस्था करने में मदद करता हूँ। धन्यवाद आपका। और आपने लगभग सभी प्रश्नों पर सभी का जिज्ञासा समाधान किया। इससे पहले कि हम धन्यवाद की ओर बढ़े, मैं आपका अब धन्यवाद के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार जी कालिया से। उससे पूर्व मैं आपका आभार विशेष रूप से इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि जब जब समाज ने आपको आग्रह किया है, आपने सदैव जोधपुर आकर हमारे अन्य कार्यक्रमों में संबोधित कर हमको आशीर्वाद देकर और हमारी समस्याओं पर समाधान करके हम सबकी ओर से राजकुमार जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रीय गान के साथ ये कार्यक्रम समाप्त। राजकुमार धन्यवाद संदीप भैया। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी का मैं संपूर्ण भारतवर्ष के माहेश्वरी समाज बंधुओं की ओर से, महासभा महिला एवं युवा संगठन की ओर से समाज के उद्योगपतियों, बिजनेसमैन तथा समाज के ऊर्जावान साथियों को एमएसएमई सेक्टर में अपार संभावनाओं पर मार्ग प्रशस्त करने के लिए आभार ज्ञापित करता हूं। आदरणीय गडकरी साहब, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो आज एमएसएमई सेक्टर के नई संभावनाओं के बारे में मार्ग प्रशस्त किया है, इसको मद्देनजर रखते हुए समाज के उद्यमियों द्वारा प्रयास किया जाएगा कि भारत विश्व का प्रमुख उत्पादक देश बन सके। मैं माननीय श्रीमती किरण जी माहेश्वरी, रामपाल जी सोनी सहित यूएसए, यूके, नेपाल व संपूर्ण भारतवर्ष के समाज बंधुओं, महासभा महिला संगठन व युवा संगठन के पदाधिकारियों, वरिष्ठ जनों एवं मातृशक्ति को भी कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित ही गडकरी साहब के सारगर्भित मार्गदर्शन से हमारे समाज के उद्यमियों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम और अधिक उद्यम स्थापित कर सकेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। जय महेश। अपने स्थान पर खड़े होकर हम राष्ट्रगान के साथ अच्छा ठीक है।
धन्यवाद।